बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेशन की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और इसके 3 मेन स्टेप्स देखेंगे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन को एक सिंपल डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। मजीद हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बहुत ईजी डायग्राम के जरिए स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर कंसेप्चुअल और बहुत ईजी है, आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो लेक्चर फिर बहुत ही आसान लगेगा। इसीलिए आपने बहुत तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनना है और डायग्राम के हर स्टेप को फॉलो करना है, ताकि आपको समझ आ जाए और आप भी बहुत इजी डायग्राम बना सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। अब सांस लेने के अमल के दौरान क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब है कि सेल भी सांस लेंगे। अब सेल जब सांस लेगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी बहुत ही आसान डेफिनेशन देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द सेल दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि है ग्लूकोज, इनटू एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब होगा क्या कि जब हम सांस लेंगे यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगी। यानी ग्लूकोज जो है वो कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, हमने उसको कन्वर्ट करना है स्मॉल मालिक्यूल्स में, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी ले सके इस लार्ज मालिक्यूल से। अब ऑक्सीजन ने जब इस लार्ज मालिक्यूल यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और इसी तरह हाइड्रोजन के साथ जब अटैच होगी तो वाटर मालिक्यूल बन जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो एनर्जी भी रिलीज होगी। अगर इजी वर्डिंग में बताएं तो ये है कि ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज का अपने स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होना इन 3 स्टेप्स के थ्रू होगा, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। मजीद इसकी डिटेल अभी हम डायग्राम्स में देखेंगे। अब आप लोगों को बताऊंगी, अगर आपको पेपर में इस सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक आ जाए तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, बाद में उसके 3 स्टेप्स का जिस तरह मैंने पीछे जिक्र किया वो करना है, फिर आपने ये इजी सी डायग्राम ड्रा करनी है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे प्लांट सेल की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करता है, जो कि ग्लूकोज है यानी शुगर। अब ग्लूकोज जो है वो एक लार्ज मालिक्यूल है और इसका फार्मूला है C6H12O6। अब पौधे जो हैं वो इस लार्ज मालिक्यूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब होगा क्या कि इस लार्ज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और इनको स्मॉल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि प्लांट्स इस ग्लूकोज के मालिक्यूल से एनर्जी हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी के सारे काम परफॉर्म कर सकें। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी, इसको सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कुछ एनर्जी को तो ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, बाकी एनर्जी जो है वो पौधे अपने काम करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। एनर्जी के साथ साथ हमारे पास 2 स्मॉल मालिक्यूल भी बनेंगे, जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की डायग्राम, जो कि बहुत ही आसान है। बायो में जो भी डायग्राम होती है उसको ड्रा करके उसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि जब आपको एग्जाम्स में ये डायग्राम्स आएँ तो आप इसे बहुत आसानी के साथ ड्रा कर सकें। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बात रिपीट करती हूँ कि ग्लूकोज हमारे पास है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये वाटर मालिक्यूल, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब ग्लूकोज को इन मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन्हीं 3 प्रोसेस को मैं एक ही डायग्राम में अभी एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल डायग्राम लेबलिंग के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हम सिंपल सी डायग्राम ड्रा करेंगे। अब मैं लेड पेंसिल से जो ड्रा करेंगे इसकी क्रिस्टी है। अब एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है
अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जितना भी एरिया होगा वो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। अब सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ग्लूकोज, जिसके पास है 6 कार्बन। अब ग्लूकोज की यहाँ होगी ब्रेकडाउन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही ग्लाइको का मतलब था ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब था ब्रेक डाउन करना। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरोविक एसिड के, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा। यहाँ पर हमारे पास ADP प्रेजेंट है साइटोसोल में और NAD प्लस प्रेजेंट है। जब यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होगी तो उससे हमारे पास ADP से ATP बन जाएगा और NAD प्लस से NADPH का मॉलिक्यूल बन जाएगा। दोनों ही एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिलेगा और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ADP, FAD प्लस एंड NAD प्लस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी एनर्जी अब मुख्तलिफ कामों में यूज़ हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें दोबारा से एनर्जी चाहिए, जो कि अब क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के बाद इन्हें मिलेगी। अब क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 3 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कि ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और FAD प्लस जो है FADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं FADH और NADH, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मौजूद होता है। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NADPH बनेगा उसका भी इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन जो है वो आएगी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से, यानी रेस्पायर करने से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई थी यानी लंग्स में, अब वो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगी। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी प्रोडक्ट्स में ATP है और NAD प्लस एंड FAD प्लस। अब हुआ क्या है कि इस तमाम एनर्जी जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाने में और ATP में स्टोर हो चुकी है, और जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान और ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADPH और FADPH यानी एनर्जी कंपाउंड्स बने थे, उनकी एनर्जी यूज़ हो चुकी है, दोबारा से FAD प्लस और NAD प्लस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मज़ीद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आएंगे, उनकी ग्लाइकोलिसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहा और ग्लूकोज से एनर्जी लेते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी बोलते हैं और केमियो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ये थी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की डिटेल डायग्राम। अब इसको बार बार ड्रा करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये तो एक सिंपल सी डायग्राम थी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने NADPH बने हैं, कितने FADPH बने और कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बने हैं। यानी अब हम बात करेंगे कि पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास कितनी एनर्जी बनी है, यानी एनर्जी बजट जो है वो हमारा कितना रहा है, और ATP के मॉलिक्यूल्स और NADPH और FADPH के मॉलिक्यूल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ हम इस डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे, जिसमें 6 कार्बन वाला कंपाउंड यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था 3 कार्बन वाले कंपाउंड यानी पायरोविक एसिड में। अब इस ब्रेक डाउन के दौरान जो एनर्जी हमें मिली उससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने ATP के और 2 ही मॉलिक्यूल बने NADH के। अब यहाँ पर एसिटाइल को A के साथ पायरोविक एसिड मिलेगा और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब पायरोविक एसिड एसिटाइल को A के साथ मिलेगा तो भी हमारे पास NADH के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्रेब्स साइकिल की ओवरऑल बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल बनेंगे NADH के, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे FADH2 के और 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे ATP के। अब चूंकि NADH और FADH के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। अब हम देखेंगे जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल बने हैं NADH के, अब ये एक मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 ATP के बराबर होगा। अब चूंकि ये टोटल 2 हैं तो हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 ATP के मॉलिक्यूल्स के बराबर एनर्जी आएगी। यहाँ जो हमारे पास साइटोसोल में यानी ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बन रहा है ना, वो है 2 ATP के बराबर।
टोटल ये भी 3 एटीपी के बराबर ही था, लेकिन एक एटीपी का मालिक्यूल इसका माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्रॉस होने में यूज हो गया। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हमारे पास NADH बनेगा वो हमारे पास 2 एटीपी के बराबर होगा, जबकि बाकी क्रेब्स साइकिल में हमारे पास जो NADH बनेंगे वो हमारे पास 3 एटीपी के बराबर होंगे। अब देखें ये जो NADPH है ये हमारे पास 3 एटीपी के बराबर होगा, और ये टोटल 2 मालिक्यूल हैं, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 एटीपी आ जाएगा। अब पूरे क्रेब्स साइकिल में हमारे पास आएंगे 6 मालिक्यूल आएंगे NADH के। अब हम जानते हैं कि एक NADH का मालिक्यूल जो है वो 3 एटीपी के बराबर होगा, यानी इसके एक मालिक्यूल में उतनी एनर्जी होगी, उधर 3 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी के अगर होंगे तो उसमें इसके बराबर एनर्जी होगी। अब टोटल 6 हैं तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 18 एटीपी के मालिक्यूल्स आ जाएगा। इसी तरह अगर बात करें FADH2 की, तो एक FADH2 का मालिक्यूल जो है वो 2 एटीपी के बराबर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब चूँकि यहाँ पर बस 2 मालिक्यूल हैं और हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एटीपी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इन सब एटीपी के मालिक्यूल को हम प्लस कर लेंगे। इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो 36 एटीपी के मालिक्यूल्स जो हैं वो आएंगे। यानी अगर हम एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ेंगे तो हमें 36 एटीपी के मालिक्यूल के जितनी एनर्जी मिलेगी। अब प्लांट हो या एनिमल हो, वो इस एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो सारे अंजाम देंगे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत आसान डायग्राम और बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाया जाए। अगर आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।